हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। हम बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। अब प्लांट्स का वाटर के साथ में रिलेशन क्या, चैप्टर का मीनिंग ये हुई है, ठीक है, कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है, वाटर किस तरीके से प्लांट में एंटर करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और क्या क्या यूजेस है उसके ओवरऑल प्लांट को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ प्लांट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या फिर हम स्पेशली डिस्कस करें किसके बारे में, सबको कुछ सब्सटेंस की नीड होती है, जैसे न्यूट्रिएंट है, फूड है, और मिनरल्स है, वाटर है, गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, CO2, जो भी सबकी नीड होती है कि नहीं होती है? क्लियर है? तो वैसे ही प्लांट को भी नीड होती है, प्लांट को भी वाटर की नीड होती है, उसको मेन जो है गैसेस ऑक्सीजन की भी नीड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, फूड भी चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो वो सभी चीजें इस प्लांट्स को चाहिए, तो उसको मेन अगर हम बात करें जो नीडफुल सब्सटेंस है, इससे वो क्या करता है, बाबा जितने भी सब्सटेंस है उनकी नीड क्यों होती है? खुद के लिए, जिंदा रहने के लिए, और चलो जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है, सीधी सी बात है रे बाबा, ग्रोथ के लिए, लाइफ परफॉर्म करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, सभी के सभी जो फैक्टर्स है उसकी नीड होती है। क्लियर है? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमें बात करना है वो करना है वाटर। वाटर को क्या बोला जाता है? एलिक्सर्स ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है? मीन्स मीन्स हाँ, एलिक्सर्स क्यों बोला है? water helps the cell to maintain turbidity and shape. मुझे इसका मीनिंग जानना है, एलिक्सर्स क्यों बोला है? एलिक्सर्स ऑफ लाइफ वही पढ़ने के लिए आया था। नहीं पढ़ने के लिए आया हूँ। चलो समझ में नहीं आ रहा इस वर्ड से कुछ। अमृत क्या? बोलती अमृत है तो। अमरूद? अमृत अमृत उसने अमृत बोली थी। तुम्हारे अमृत जाने, ठीक है। अगर बात की जाए एलिक्सर्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का उसका सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसके बिना वो सरवाइव या लाइफ उसकी पॉसिबल ही नहीं। इसलिए क्या बोला गया है, वाटर कैसा है हमारे लिए भी एलिक्सर्स ऑफ लाइफ थी। हमें वाटर की नीड है, हम 3 दिन से ज़्यादा बिना पानी के नहीं रह सकते, 3 दिन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पानी के बिना हम भी सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? तो अगर तो प्लांट के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल अगर हम बात करें क्यों, अगर हम बात करें सेल की, सेल देखी है ना अपनी नॉर्मल भी, सेल का मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट कौन है? 90 to 95% क्या है? वाटर है ना। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का जो मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर है। तो अगर सेल ही अगर वाटर से बनी है, मतलब उसके साइटोप्लाज्म का 95% का कॉन्स्टिट्यूशन अगर वाटर है, तो सेल बनाने के लिए, सेल को सरवाइव करने के लिए वाटर की जरूरत होगी। क्लियर है? तो सेम क्या जाता है, 90 to 95% कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल और टिश्यू कौन है? वाटर है। उसके अलावा क्या करता है? मेंटेन करता है टर्जिडिटी एंड शेप को। टर्जिडिटी मतलब सुने सुनने जैसा लग रहा है। हर सेल का एक प्रॉपर शेप होता है, होता है? कैसे क्यों होता है? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, रेजिन्स लिया मैंने, किशमिश, ठीक है, किशमिश लिया और उसको पानी में डाला, कुछ समय बाद में वो टर्जीड हो जाती है, स्वोलन हो जाती है, फूल जाती है। क्लियर है? टर्जिडिटी मतलब वाटर के कारण में कोई वेसल वगैरह कैसा उतना शेप मेंटेन करती है, टर्जिड रहती है,
मतलब वाटर एब्जॉर्ब करके रखती है। क्लियर है? तो जिसके कारण में उनका एक प्रॉपर पर्टिकुलर क्या होता है, शेप होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो मेंटेन टर्जिडिटी करता है वाटर। उसके अलावा शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अगर पूरा वाटर निकाल दिया जाए किसमें, सूख जाती है ना, पूरा शेप रहता है क्या वैसा प्रॉपर? नहीं। तो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ शेप भी कौन करता है, वाटर। क्लियर हो रहा है? तो कुछ प्रॉपर्टीज है प्लांट के लिए जो वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी आती है हाई स्पेसिफिक हीट। उसकी जो स्पेसिफिक हीट और साथ में हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। पता है ना हीट ऑफ वेपराइजेशन? हाँ, ये पढ़ा है मैंने। हीट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब वेपराइजेशन मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट वेपर्स बन जाते हैं। वेपर कूल डाउन भी होता है, हाँ, जैसे लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ जो फ्यूजन है ये एक्ट करता है एज ए थर्मल बफर की तरह। थर्मल बफर मतलब हमें पता है। एक बात बताओ, अगर वाटर को कोई हीट चीज है, बहुत ज्यादा हीटेड है, उसमें अगर पानी ऐड ऑन किया जाए, कूल होती है? ठीक है। अगर वाटर को अगर मैं हीट प्रोवाइड करूं तो वो हीट करने के बाद में उसका टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है और उसको कूल डाउन भी कर सकती है। क्लियर हो रहा है कि क्या बोलना चाह रही हूँ? तो ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बफर की तरह एक्ट कर रहा है ना। पर थर्मल क्या करता है, वाटर थर्मल बफर की तरह भी एक्ट करता है, कूल भी कर सकता है और हीट भी कर सकता है। तो इसीलिए क्यों, किस वजह से, हाई स्पेसिफिक हीट के कारण में और अपने हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन के कारण में। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा अगर हम बात करें, हाई सरफेस टेंशन होता है, अडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। किस किस को पता है? सरफेस टेंशन पता है ना? क्या होता है सरफेस टेंशन? पता तो है, बताओ फिर। हाँ, कोहेसिव एडेसिव फोर्स। हाँ, ये पता है। जो क्या एक होता है? अंदर से एक अंदर से फोर्स लगती है, इंटरनल फोर्स मतलब पहले से शायद ऐसे कुछ पढ़ा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। जब भी किसी सेम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो क्या होगा आपका, अडहेसिव। अडहेसिव मतलब अडहेसिव नहीं पता? फेविकॉल क्या है, अडहेसिव से ना चिपकाता है। ठीक है, कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल को चिपकाने वाला है, दोनों को जोड़ने वाला अडहेसिव होता है। तो सेम डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच को अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़ के रखता है, दिस इज कॉल्ड अडहेसिव एंड कोहेसिव। सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है। और वाटर में दोनों फोर्सेस है, कोहेसिव भी फोर्स बहुत अच्छे से एक्ट करता है और अडहेसिव भी, जिसके वजह से कैपिलरी एक्शंस होते हैं। पता है ना कैपिलरी एक्शन, राइज इन कैपिलरी। सरफेस टेंशन देख रहे हैं? सरफेस टेंशन पर का चैप्टर हुआ है क्या फिजिक्स में? क्लियर हो रहा है? तो ये जो कोहेसिव एडेसिव फोर्स क्या करता है, अलाउ करता है वाटर को राइज करने के लिए और रेजिस्ट भी करेगा वाटर अपवर्ड डायरेक्शन। देखो कोहेसिव अगर मैं बात करूं तो कोहेसिव हमेशा होगा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एचएच बॉन्डिंग के कारण। वाटर में हाइड्रोजन होता है ना, एचएच बॉन्डिंग। और एडहेसिव किसके कारण में होगा, एडहेसिव होगा अदर मॉलिक्यूल्स लाइक जाइलम की सेल्स है, उसके अलावा सेलुलोज वगैरह जो है वो जो है उनके साथ में जो होगा वाटर और उन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो हमारा आ जाएगा एडहेसिव। क्लियर हो रहा है? भाई सरफेस टेंशन है तो भाई सरफेस टेंशन है, कैपिलरी एक्शन होगा, सरफेस के ऊपर में टेंशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल क्या करता है सरफेस टेंशन, क्या कर रहा है, एनेबल कैपिलरी राइज एंड ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है और कैपिलरी एक्शन को अलाउ करता है, एनेबल करता है। क्लियर हो रहा है? देखो हमें पता है
हमने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा फिजिक्स में, पानी लेते हैं, कैपिलरी डालते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं कैपिलरी की जो है ट्यूब अपने आप फील होने लग जाती है। क्लियर हो रहा है भाई? ये राइज इन कैपिलरी किस कारण? सरफेस टेंशन एक्ट होता है, कोहेजन एडिशन होता है, जिसके कारण में अब देखो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है हमारे पास में? कोहेसिव फोर्स है। और एडिशन किसके बीच में हो रहा है? जो कैपिलरी है, और कैपिलरी के साथ में जो उसके मॉलिक्यूल उसके साथ में वाटर जो इंटरैक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? एडेसिव हो जाएगा। इन दोनों फोर्स और सरफेस टेंशन के कारण में क्या होगा? कैपिलरी वाटर क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ये तो नॉर्मली हमें क्या पता है, हमेशा जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो हमेशा कैसा होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू नॉर्मल है, डिफ्यूजन होता ही है। मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वीक रहा वहां से हायर से लोअर के तरफ में कॉन्सेंट्रेशन आता है जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ जाए। डिफ्यूजन देखा है, ऑस्मोसिस देखा है, क्लियर हो रहा है? तो सेम कैपिलरी एक्शन पर अलग होता है। कैपिलरी एक्शन कैसे? राइज होता है वाटर, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बट विदाउट कोई फोर्स लग रहा है क्या? मतलब कोई एनर्जी लग रही है क्या? अदर देन एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है क्या? नहीं, अपने आप ही मूव होता है। क्लियर हो रहा है? तो ये जो कैपिलरी एक्शन है ये कौन करवाता है? सरफेस टेंशन और कोहेसिव और एडेसिव फोर्स वाटर में प्रेजेंट होने के कारण। क्लियर हो रहा है? ये प्रॉपर्टीज है वाटर की जिसके कारण में वाटर और प्लांट का रिलेशन हमें पढ़ना है कि अलग अलग कौन कौन से फोर्सेस और किस तरीके से वाटर में पूरा का मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। वाटर क्या करने के काम करता है? सबसे अच्छी चीज करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। हमारे बॉडी में ब्लड है, हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड के थ्रू पूरे के पूरे मिनरल्स एंड हमारे जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम्स है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। पर प्लांट के पास में कोई ऐसा मीडियम है, ब्लड वगैरह है जो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स को? नहीं। वो क्या करता है? वो किसके थ्रू करता है? वो करता है वाटर के थ्रू। वाटर एज ए बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट मीडियम के लिए। और कैपिलरी बहुत सारे मूवमेंट लाइक हमने देखा है ना, ट्रांसपिरेशंस वगैरह, ट्रांसलोकेशन, थ्रू द प्रोसेस ये क्या कर लेते हैं? पूरा का पूरा वाटर का मूवमेंट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में करवाते हैं। क्लियर है? और एक चीज पता है हमें, वाटर किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट का। प्लांट में रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लिए और यूज हो जाता है? रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गन एकच कौन? रूट। कौन है? रूट। ठीक है, तो सिंपल इस ऑर्गन के बारे में पढ़ना, इसके बिना वाटर एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं दो टाइप का। एक सबसे पहले ऑर्चिड्स वगैरह भी जो है उनके बारे में देखेंगे, एपिफाइटिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या करते हैं? सॉइल में डीप रहते हैं, सॉइल में जो वाटर जो लिक्विड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सिंपल, ये तो पता ही है। पर एपिफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि फ्रॉम द एयर इनके पास में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसका नाम है वेलामन। क्या है? वेलामन। क्लियर हो रहा है? ये किसके लिए है? लाइक ऑर्चिड्स वगैरह, ऑर्चिड वगैरह जो हमारे एपिफाइटिक जो प्लांट्स हैं। क्लियर हो रहा है? डन। तो अब देखते हैं हम सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर ऑफ रूट को। ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट टिप का दिया हुआ है। क्या है? इसमें अलग अलग जोन है। एक जोन हमारा है मैचुरेशन जोन, रूट हेयर। मैचुरेशन जोन ही हमारा रूट हेयर जोन का पूरा पार्ट है। उसके अलावा जोन ऑफ अलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, और लास्ट आता है हमारा रूट कैप। देखो ये जो रूट कैप दिख रहा है ना, रूट कैप क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। रूट कैप का वर्क ही क्या है? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करना है? ये रूट के टिप को, टिप ऑफ जो रूट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रूट कैप, ताकि फर्दर जब वो एलोंगेट हो रहा है, मतलब सॉइल के अंदर में ही तो डीप होगा, बहुत 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 अगर आगे जा रहा है तो उसकी जो टिप है, रूट की टिप है, वो डैमेज ना हो, उसको कुछ हार्म ना हो, इसीलिए उसके ऊपर में क्या होती है? रूट।
क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कुछ याद आता है? क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम? क्या है? बहुत ज्यादा इलांगेट हो सकती है, फर्दर बहुत ज्यादा क्या कर सकती है, डिवाइड करके ग्रोथ करवा सकती है। पता है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करवाती है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन है मतलब क्या करवा रहा है, ग्रोइंग होगा, ग्रो करवाएगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, जोन ऑफ इलांगेशन। यहाँ पे ऐसे जोन ऑफ इलांगेशन सेल्स होती है जो इलांगेट करने के लिए हेल्प करती है। इलांगेशन क्या करेगा? ये इलांगेशन करवाने के लिए हेल्प करेगा। सेल को जो रूट्स है उसको क्या करने का काम करेगा, भाई बढ़ने दो और इंक्रीज करवाओ। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा रूट हेयर जोन, जहां पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है, रूट हेयर। यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को। रूट हेयर्स ही करती है एब्जॉर्ब वाटर को। क्लियर है? उसके अलावा मैचुरेशन जोन, उसके ऊपर वाला पार्ट जहां पे रूट हेयर का पूरा पार्ट प्रेजेंट होता है। अब सिंपल एक बात है, ये जो रूट हेयर है, ये जो पूरा का पूरा रूट्स बना किससे? रूट हेयर बन किससे है? कौन सी सेल से? कौन सी सेल है? इसके पहले पढ़ा है कभी? कौन सी सेल? मयूरी। मयूरी कौन सी सेल? हाँ, तू भी नहीं बता। तू बता। कौन सी सेल? इपिब्लेमा सेल्स। कौन सी? ये एपिडर्मल सेल्स है, जो एपिडर्मल सेल्स का पार्ट है जो इलोंगेट होता है और क्या बनाता है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, इपिब्लेमा ऑफ सेल, जो इपिडर्मल सेल्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? एपिडर्मल सेल्स का ही पार्ट है। क्लियर? उसी को बोला जाता है इपिब्लेमा सेल्स। क्लियर है? चलो अब सिंपल एक बात आती है, यही ग्रो हो रहा है ये कंटिन्यूअसली, ठीक है, और इससे रूट हेयर्स निकल रही है, और हमें एक सिंगल रूट हेयर के बारे में पढ़ना है कि सिंगल रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सॉरी, रूट हेयर कैसी होती है, यूनिसेल्युलर, वर्ड नहीं आ रहा था, सॉरी। रूट हेयर कैसी होती है, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल, हमें पता है। इसके पास में इलोंगेटेड टिप प्रेजेंट होती है, दिख रही है क्या ये दिख रहा है, और मिडल में बहुत बड़ा वैक्यूल दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखो इसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कितने पार्ट याद रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी। न्यूक्लियस तो हमें पता ही है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता, ठीक है। वैक्यूल सबसे बड़ा इसमें होता है वैक्यूल, और वैक्यूल का ही भी पार्ट इलोंगेट होता है और क्या बनाता है, सेल सैप बनाता है। क्या बनाता है, सेल सैप। इसमें सेल सैप होता है। अब सेल सैप के बारे में मैं थोड़े आगे बता रही हूँ, पहले स्ट्रक्चर देखिए। देखो इधर इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज अ मेड अप ऑफ, किसकी सेल वॉल मोस्टली किसकी मेड अप होती है, प्लांट में। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, ये पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ये ग्लूकोज बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं, एक पॉलीसेकेराइड सेलुलोज। इसकी जो आउटर वॉल होती है वो मेडअप होती है पैक्टिन से, और जो इनर वॉल होती है वो मेडअप होती है सेल्यूलोज। कोई भाई सेल्यूलोजिक ही सेल वॉल होती है किसकी, प्लांट सेल्स, ठीक है। तो अब सिंपल एक बात बताते हैं, इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर कैसे बनी है, पैक्टिन से,
इनर लेयर सेल्यूलोज। सेल्यूलोजिक है, ठीक है, सेल्यूलोज। क्लियर हो रहा है? अब इसके अंदर में वैक्यूल है, वैक्यूल में हमारे पास में सेल्स है। वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज करता है Yes. अलग अलग जितने भी है वेस्ट मटेरियल भी और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है सभी को, लाइक न्यूट्रिएंट्स, लाइक अमाइनो एसिड्स, वाटर, ठीक है, और साथ में वेस्ट मटेरियल भी। अब ये सेल सैप क्या होता है? सेल सैप होता है, सेल सैप सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्या बोलेंगे हम? हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्यों वैक्यूल में क्यों हायर कंसंट्रेशन, वहां पे क्यों सेल सैप ज्यादा प्रेजेंट है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट होने के कारण क्या कर सकता है? वाटर मूव कर सकता है इजीली, कहां से? बाहर से अंदर की तरफ में, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए ना, तो लोअर कंसंट्रेशन सॉरी हायर कंसंट्रेशन की तरफ में जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज्यादा है, सेल सैप के कारण वाटर क्या करता है? मूव करता है। इसीलिए जो रूट हेयर है उसमें सेल सैप प्रेजेंट होता है। क्लियर है? उसके अलावा देखो वैक्यूल का पार्ट, देखो वैक्यूल का पार्ट भी क्या हुआ है? इलोंगेट हुआ है, और यही हमारा जो यहाँ पे क्या कंसीडर करेगा? ये पूरा का पूरा सेल सैप। जितना ज्यादा रहेगा सेल सैप, यहाँ पे अगर जा रहा है यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है किसका? न्यूट्रिएंट का, तो वाटर को एब्जॉर्ब करना इजी हो जाएगा, ऑस्मोसिस के लिए भी इजी रहेगा। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? रूट हेयर का स्ट्रक्चर क्या क्या है? एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर हमारी सेल वॉल, इनर हमारी सेल मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है किस लिए? एनर्जी के लिए। न्यूक्लियस और साथ में स्टोरेज, स्टोरिंग के लिए। और रूट एपिथेलियल, यही है रूट एपिथेलियल सेल्स, ये जो है ना, ये और कैसी होती है? ठीक है, और साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मिक ही ग्रोथ हुई होती है, ये साइटोप्लाज्मा, ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। अब रूट हेयर हो गया, अब मेन चीज क्या है? एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस भी अलग अलग, इम्बिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहली चीज ये आती है कि सॉइल में कितने टाइप्स के वाटर है जो प्लांट्स जो है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसमें से हमारे पास में 4 टाइप है सॉइल में। एक है ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर और कैपिलरी वाटर। इन चारों में से सिर्फ एक ही वाटर, एक ही टाइप से क्या कर सकता है प्लांट? एब्जॉर्ब कर सकता है, वो है कैपिलरी वाटर। यही अकेला है जो अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, बाकी एक भी हम एब्जॉर्ब रूट के थ्रू नहीं होता। मेन चीज है राइजोस्फीयर। अब ये राइजोस्फीयर क्या है? राइजोस्फीयर ऐसा जोन है सॉइल का जहां पे रूट्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये रूट है, इसके आजू बाजू में सॉइल प्रेजेंट होगी, तो ये जो जोन है इसको क्या बोला जाता है? राइजोस्फीयर। रूट्स जहां पे आजू बाजू में उसके पास क्या प्रेजेंट है? सॉइल प्रेजेंट है, उसी रीजन को बोला जाता है राइजोस्फीयर। अब इसी रीजन से सॉइल से ही तो वाटर एब्सॉर्ब करेगा, तो सॉइल में जो टाइप्स है वो कौन कौन सा है? पहला ग्रेविटेशनल वाटर। क्या होता है ग्रेविटेशनल वाटर? ये सॉइल है, ठीक है, पानी आया, रेनफॉल हुआ, तो पानी ग्रेविटी के कारण में सीधा कहाँ जाता है? सॉइल में, सॉइल में एकदम डीप में, ठीक है। इस वाटर को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटी के थ्रू पानी सॉइल के पूरा अंदर परकोलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल वाटर। और ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती रूट्स, तो मतलब पहला ये अवेलेबल नहीं है एब्जॉर्प्शन की। क्लियर है? सेकेंड, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक?
Fine soil particle absorb waters and hold it. हम्म क्या 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 Fine soil particle embed or absorb water and hold it. This is called hygroscopic water. एक रीजन हो जाए, एक तो गया वाटर ग्रेविटी के थ्रू अंदर, एक दो दो ये दोनों को साथ में लिखो, ये और ये सॉरी कैपिलरी और हाइड्रोस्कोपिक। एक स्पेस हो सकती है सॉइल के मॉलिक्यूल्स में जो, ठीक है। एक ऑप्शन हो सकता है ये सॉइल के बीच में इस स्पेस में जो वाटर है, क्लियर हो रहा है क्या? ये जो स्पेस है, इस स्पेस के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर होगा, वो हमारा जो वाटर होता है वो होता है कैपिलरी वाटर, जो सॉइल के स्पेस के बिटवीन होता है। और ये वाटर को इजीली सॉइल रूट्स क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ये कहाँ प्रेजेंट है, स्पेस के बीच में, इसको क्या बोला जाता है, कैपिलरी वाटर। और एक और हो सकता है सॉइल मॉलिक्यूल ने वाटर को टाइटली बाउंड करके रख लिया, ये सॉइल है और सॉइल ने वाटर मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से क्या कर लिया, फाइनली पूरी तरीके से क्या कर लिया, एब्जॉर्ब और पूरा बाउंड करके रखा। एक ये रीजन होगा। ये जो होगा, जो टाइटली बाउंड वाटर है सॉइल के साथ में, वो हमारा कौन सा वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक। क्लियर हो रहा है क्या? ये भी जो है, जो टाइटली बाउंड है, वो वाटर एब्जॉर्ब रूट्स नहीं कर सकती। क्लियर हो रहा है? कौन सा वाटर कर सकती है, जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसके स्पेस के बिटवीन में जो वाटर है, जिसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब कर सकती है। लास्ट क्या बचा, कंबाइंड वाटर। अब केमिकली कंबाइंड फॉर्म में भी वाटर मिलता है सॉइल में, हाइड्रेट्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम के, जो केमिकली ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन्स है या फिर एल्यूमिनियम है, उसमें भी हाइड्रेट्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, वो वाटर क्या हो जाएगा, हमारा कंबाइंड वाटर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो कितने टाइप के वाटर है सॉइल में? पहला ग्रेविटेशनल, जो सीधा क्या होगा, परकोलेट होगा ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? सेकेंड हाइग्रोस्कोपिक, मतलब होल सॉइल के साथ जो सॉइल के पार्टिकल के साथ में जो टाइटली बाउंड वाटर रहेगा, वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक। थर्ड केमिकली कंबाइंड, जो केमिकल्स के फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट होगा, हाइड्रेट्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड वाटर। फोर्थ कैपिलरी वाटर, सॉइल के स्पेस के बिटवीन जो प्लेस है, स्पेस है, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वही अवेलेबल रहेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, जिसको हम बोलेंगे कैपिलरी वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर क्या कर रही है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है। तो प्रोसेस, वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, क्या बोला है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, हो जाता है, ठीक है, माफ किया, ठीक है, अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। चलिए, तो तीन प्रोसेस है, एक है इम्बिबेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या होता है इम्बिबेशन? swelling up of the cell due to absorption of water, जैसे एग्जांपल दिए थे रेजिन में, पानी में। अरे वाह, चलो इम्बिबेशन मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, पता है ना, वाटर लविंग, ठीक है। कुछ सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस बोलो या फिर उसको कोलॉइड्स बोलो। लाइक कौन कौन हो सकता है हमारे पास में, सेल वॉल है, स्टार्च है, ये सब क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स है। ये क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। जैसे इनको वाटर दिखा, ये क्या कर लेते हैं, वाटर को
क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वाटर को जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो ये क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएगा। और जैसे ही स्वोलन होगा इसी प्रोसेस को बोला जाता है इम्बिबिशन। क्लियर हो रहा है? और ये सिर्फ किस में होगा, जो हाइड्रोफिलिक होंगे, जिनको वाटर लविंग होंगे, वाटर बहुत ज्यादा प्यारा होगा। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है इम्बिवेंट और एक होता है इम्बिवेंट क्या होता है, ड्राई सब्सटेंस, लाइक जो भी कोलाइडल्स है, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, जो भी कोलाइडल्स हैं, वो सब उसको हम क्या बोलेंगे, इम्बिवेंट, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ड्राई सब्सटेंस लाइक हमारे जो भी कोलाइडल्स है वही, जैसे सेल वॉल। क्लियर हो रहा है? और इम्बिबेट मतलब, इम्बिबेट यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, वाटर। कौन हो जाएगा, वाटर, जो हेल्प कर रहा है स्वेलिंग के लिए, हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए, जिनका मेन, जिसका एब्जॉर्प्शन करवाना है वो इम्बिबेट, और जो एब्जॉर्प्शन करेगा वो इम्बिबेंट। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? अब सिंपल इसमें एक आती है, ये प्रोसेस कैसी होती, सेम काम करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, पता है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो रहा है? कैसे होगा, और क्यों होगा, तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से वाटर जाएंगे, ऐसा कुछ। और क्यों करेगा, पहले ये बताओ। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों की बात। सेल वॉल कैसी होती है, परमिएबल होती है। सेल वॉल कैसी है, परमिएबल है। पर जो रूट हेयर है, रूट हेयर की हम बात कर रहे हैं, वो कैसी है, परमिएबल है। पर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर है? तो ये परमिएबल होने के कारण सेल वॉल जो है परमिएबल है, भाई आने दो, पानी को आने दो, जो भी है सबको आने दो, इसका उसका ऐसा काम है ना। तो सिंपल ये क्या करता है, अलाउ करता है वाटर को। कैसे, हमने पहले ही बोला है कि हमारे पास में वहां पे प्रेजेंट होते हैं सेल सैक। अब सेल सैक में सबसे ज्यादा क्या है, न्यूट्रिएंट है, और वाटर कम है। और वाटर कहाँ पे ज्यादा है, सॉइल में, मतलब बाहर। यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई है। तो अगेंस्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ में। तो जैसे ही सेल के अंदर में आएगा, सेल क्या होगी, स्वेल होगी। ड्राई प्लेस में मोस्टली। अब ये कहाँ कहाँ पे होती है, एक तो पहला ड्राई प्लेसेस है, ड्राई प्लेसेस में अगर वाटर है प्रेजेंट तब इम्बिबिशन होगा। सेकेंड, सेल जब सीड जब जर्मिनेट करने की बारी आती है, सेल सीड भी तो सबसे पहले क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, सोलेनम होती है, उसके बाद में उसकी जो कोट है वो ब्रेक होती है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के टाइम पे काम आएगा। और हाँ, सही बात है। और कहाँ काम आएगा ये पूछ रहे, नेचुरली कहाँ पे देखते हो, मोस्टली घर पे। पेड़ पौधों को छोड़ के इम्बिशन और कहाँ पे होता है, इम्बिशन वुडन घर पे डोर्स वगैरह है, हाँ, है ना। नेचुरली अगर ऐसा ह्यूमिड एयर या स्वोलन अप हो जाता है तो वो भी क्या है, एग्जांपल ऑफ इम्बिशन। क्लियर हो रहा है? तो इम्बिबिशन क्या है, सिंपल, जो भी हाइड्रोफिलिक कोलाइडल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, स्वोलन अप होते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है इम्बिबिशन। और जो ड्राई सब्सटेंस जो इम्बिबिशन करवाते हैं, जिसका इम्बिबिशन होता है वो कौन है, इम्बिवेंट, और जो करवाता है वो इम्बिवेंट। क्लियर है? प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? इसके वजह से। क्लियर है? डन है? और इम्पैक्ट कौन होता है मेन, जब रूट को एब्जॉर्ब करना है तो सेल वॉल। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो चल रहा था सॉइल से रूट्स जो कर रहे हैं उसका सेकेंड डिफ्यूजन पड़ा हुआ है 9th में है ना। ऑस्मोसिस भी पता है क्यों मयूरी हाँ क्या होता है डिफ्यूजन? It's a movement of atom from higher concentration to lower concentration. फिर वाह चलो डिस्पर्स होना बोलते हैं उसको। मतलब डिस्पर्स होना मॉलिक्यूल का वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है सिंपल क्या है मूवमेंट ऑफ आयन एटम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब सीधी सी बात है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहे हैं मॉलिक्यूल पर कैसे जा रहे हैं कुछ तो होगा। क्या होती है मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है नॉर्मल टर्म में? वी जो हेल्प करता है मूवमेंट करने में। मूवमेंट करने हर जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर में एक एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर में जो काइनेटिक एनर्जी है वही हेल्प करती है किसको हायर रीजन टू लोअर रीजन तक उसको मूव करने के लिए। क्लियर है? तो हमेशा जो डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है जो भी इसके कारण में जो प्रेशर क्रिएट होगा डिफ्यूजन जो प्रेशर होगा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके डिफ्यूजिंग पार्टिकल जो भी पार्टिकल डिफ्यूज होने वाला है तो जो डिफ्यूजन जो प्रेशर है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब सिंपल अगर हम बात करें डिफ्यूजिंग प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो पार्टिकल्स भी इंक्रीज होंगे अगर पार्टिकल्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डिफ्यूजिंग प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? पक्का? तो उसमें एक टर्म आता है सिंपल नेक्स्ट आते डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये जो वर्ड है ना टर्म कॉइन किया था बीएस मेयर इसी को बोला जाता है सक्शन प्रेशर। अब ये क्या होता है सिंपल एक बात है एक प्योर सॉल्वेंट है अगर हम वाटर करें एक प्योर सॉल्वेंट है उसका कुछ प्रेशर होगा डिफ्यूजिंग प्रेशर होगा। उसके अलावा अगर सॉल्यूशन में अगर हमने लिया कोई सॉल्वेंट तो उसका भी डिफ्यूजिंग प्रेशर होगा। तो हमेशा याद रखना डिफ्यूजिंग प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा हाइयर होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसके डिफ्यूजिंग प्रेशर से हमेशा प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजिंग प्रेशर कैसा रहेगा ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों के डिफरेंस के कारण में एक ज्यादा एक कम है तो डिफरेंस तो होगा किसी ना किसी तो उसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है डिफ्यूजिंग प्रेशर डेफिसिट इसको सक्शन प्रेशर और अभी हम उसको क्या बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। क्लियर है? क्या है डीपीसी सॉरी डीपीसी से तो डीपी नहीं डीपीडी डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसको और क्या बोलते हैं सक्शन प्रेशर और अभी क्या बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। किसका डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा क्या रहेगा वाटर पोटेंशियल प्रेशर। क्लियर है? अब सिग्निफिकेंट क्या है डिफ्यूजन के? डिफ्यूजन क्या करवाता है पहला तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है उसके अलावा मिनरल्स कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को मूवमेंट करवाता है। क्योंकि सीधी सी एक बात हमेशा याद रखना जो सेल वॉल है इसके आजू बाजू में जो वाटर रहेगा उसका कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सैप। क्लियर हो गया? तो ज्यादा मूवमेंट कहाँ पे होगा सेल वॉल के पास सीधा। ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है ये वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट की है किसे ये आउटसाइड है मतलब जो सॉइल वाला पार्ट है और ये इनर साइड है सेल का। ठीक है? पता है ना ये मेम्ब्रेन है हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। ठीक है? प्लांट कैसी है ये कौन सा है
ये कौन सा पार्ट है? पढ़ा है इसके पहले इसीलिए। दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। जो हेड वाला पार्ट है वो कौन सा है? हाइड्रोफिलिक। और ये टेल वाला हाइड्रोफोबिक। तो वाटर इस तरीके से, और कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, वाटर एंट्री के लिए पोर्स होते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सीधा एंट्री करते हैं। क्लियर है? ये यहाँ से इस तरीके से और कुछ कुछ यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, बहुत कम इधर साइड से जो रहेगा वो, जो पोर्स से रहेगा वाटर का मूवमेंट इजीली रहेगा। क्लियर है? पक्का? पर करता क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट कंडक्शन ऑफ वाटर करवाता है, उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के कारण। किसके अगेंस्ट हो रहा है? ग्रेविटी। और एक्सचेंज किसके वजह से हो रहा है? पोटेंशियल। एक्टिव है या पैसिव एब्जॉर्प्शन है? एक्टिव। बताओ, सोचो थोड़ा सा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन? भाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब जहाँ पे एनर्जी लग रही है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट्स, लोअर टू हायर जब लेके जा रहे हो तो वो एक्टिव है, जहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ एनर्जी लग रही है क्या? तो फिर तो कौन सा है? पैसिव है ना? एक्टिव है, एक्टिव है। लास्ट टाइम भी बोला था एक्टिव के लिए एटीपी याद रखो, मतलब एटीपी लग रही है, एनर्जी लग रही है। तो ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? अगेंस्ट द ग्रेविटी, अभी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहा ना? ग्रेविटी का कोई इफेक्ट हो रहा है क्या उस पे? अभी सोचो। रूट्स ऐसी आती है। ठीक है, रूट ये है, ग्रेविटी के सेंटर की तरफ डायरेक्ट होती है ना, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी तो मूवमेंट हो रहा है ना, और ग्रेविटेशन इस तरीके सेंटर की तरफ में एक्ट होता है ना अर्थ के, तो फिर तो अगेंस्ट द ग्रेविटी तो है, उल्टा सोच लिया। क्लियर है?